हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर्स में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसको काफ़ी हाई डिमांड्स पर बोला गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेसिकली वो 28 डेज का होता है। ठीक है, 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन हम इसकी रेंज मानते हैं 26 टू 30 डेज, या फिर कुछ बुक्स में आपको 26 टू 32 डेज भी मिल जाएगा, या फिर 35 अप टू 35 डेज। हर फीमेल्स के अंदर ये वेरी करता है बॉडी बिल्ड्स और हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग। अब जो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन है बेसिकली, जो मेंस्ट्रुएशन है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स इन प्यूबर्टी, और ये एंड्स कब होता है? मेनोपॉज के साथ। आप सभी को पता ही होगा कि प्यूबर्टी जो होती है ये फर्स्ट मेनार्की, जब फर्स्ट पीरियड्स आता है उसे मेनार्की बोला जाता है। मेनोपॉज का मतलब जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो ये तो एक बेसिक था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डिसऑर्डर्स की। तो इसके जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली वो 3 होते हैं। एक होता है एमनोरिया। फर्स्ट हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे उसका नाम है एमनोरिया। A word for means absence and नोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिल्कुल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली जो एमनोरिया है वो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, ये जो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है इसके बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके क्लिनिकल बेसिस पर देखें, अगर हम इसके क्लिनिकल बेसिस की बात करें तो बेसिकली ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से इसके 2 टाइप्स होते हैं? एक होता है फिजियोलॉजिकली और दूसरा जो होता है वो बेसिकली होता है पैथोलॉजिकली। जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है या फिजियोलॉजिकल मेंस्ट्रुएशन का बंद होना होता है बेसिकली वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन हर फीमेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा ड्यूरिंग लैक्टेशन एमनोरिया हो, लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर लैक्टेशन के टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ तक पीरियड ऑफ एमनोरिया जो है वो कंटिन्यू रहता है। कंसीव करने के साथ ही एमनोरिया स्टार्ट होता है, एंड जब डिलीवरी होती है तब तक एमनोरिया रहता है। देन उसके बाद में अगर हम पैथोलॉजिकल की बात करें, एंड इसके अंदर भी कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल के अंदर, जैसे बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक जब तक एक फीमेल नहीं आती उससे पहले भी एमनोरिया रहता है, एंड आफ्टर मेनोपॉज। तो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है ये होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हॉर्मोन्स में चेंज आने की वजह से जो एमनोरिया डेवलप होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एंड किसी ना किसी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर किसी फीमेल में आपको एमनोरिया देखने को मिलता है तो वो कहलाता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो बेसिकली जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है वो किसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, हार्मोनल डेफिशिएंसी बोलेंगे बेसिकली हम इसको। सेकंड जो यहाँ पर रीजन हो सकता है कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, सपोज कोई फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा एनीमिक है तो उस कंडीशन में पैथोलॉजिकल एनीमिया होगा। इसी के साथ जो पैथोलॉजिकल एनीमिया है अगेन ये 2 टाइप का होता है।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो इसके अंदर प्राइमरी एमनोरिया होता है, प्राइमरी एमनोरिया बेसिकली क्यों होता है? फेलियर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फेलियर ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर 16 years of age। बेसिकली हर फीमेल को क्या है, 15 से 16 साल की एज में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें किसी न किसी रीजन की वजह से एक फीमेल 16 इयर्स को अचीव कर लेती है, उसके बाद भी उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके अगर हम प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया की बात करेंगे तो इसके जो कॉजेज हैं, बेसिकली इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, तो इसमें कंजेनाइटल हो सकता है। तो कंजेनाइटल के अंदर भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? यहाँ पर जो यूट्रस है वो सेप्टेड हो। देन इसके अलावा इनपरफोरेटेड हाइमन। हाइमन बेसिकली क्या होता है? एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो सर्विक्स के ऊपर होती है और बिल्कुल क्लोज करके रखती है। ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रेसिंग कर रहे हैं, इस तरह की जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो हाइमन रप्चर हो जाती है। और अगर ये हाइमन जो है वो इम्परफोरेटेड रह जाए तो मेंस्ट्रुएशन जो है किसी भी फीमेल में स्टार्ट नहीं हो पाता है, जो ब्लड है वो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। कंजेनाइटल में ये हो सकता है यूट्रस में कोई सेप्टा हो गया है या फिर वेजाइना के अंदर जो है ट्रांस वेजाइनल सेप्टम। ट्रांस वेजाइनल सेप्टम अगर होता है तो भी पीरियड्स जो है वो फीमेल के अंदर स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये तो पहला है कंजेनाइटल कॉज। सेकंड जो इसका कॉज आता है वो आता है एक्वायर्ड कॉज। जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है उसका प्राइमरी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें से भी हम अभी प्राइमरी पढ़े तो प्राइमरी में हमने फर्स्ट कॉज देखा कंजेनाइटल एंड सेकंड जो कॉज है वो इसका है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब जो चीज हमारे साथ थी नहीं लेकिन हमने बाद में एक्वायर की है। सपोज कोई डिजीज कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका डिसफंक्शन हो गया है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, उसका डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट है, आगे चलकर कोई डिफेक्ट डेवलप हो गया है, सडनली कोई जीन म्यूटेशन हो गया है या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। तो किसी ना किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो सकता है? कोई डिजीज हो सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एनीमिया। तो अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा एनीमिक है वो, तो उसके अंदर पीरियड्स आना जो है वो बंद हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्वायर्ड पैथोलॉजिकल प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे सपोज आपने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है, कोई ऐसी ड्रग खाई है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्वायर्ड के अंदर हम ड्रग्स या मेडिसिन की वजह से भी ये हो सकता है।
ये तो प्राइमरी हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया एमनोरिया की। तो जो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया होता है वो किस रीजन की वजह से हो सकता है? तो सेकेंडरी एमनोरिया, पहले तो हम ये समझते हैं कि सेकेंडरी एमनोरिया होता क्या है। सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब है कि कोई फीमेल जिसके अंदर पीरियड्स बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सडनली उसको 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते चलते अचानक से पीरियड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक स्टॉप रहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी एमनोरिया बोला जाता है, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया बोला जाता है। अब जो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया है उसके बेसिकली दो ही कॉजेज हम देखते हैं। वो दो कॉजेज कौन कौन से हैं? एक तो है यूटेराइन और दूसरा है ओवेरियन कॉज, यूटेराइन कॉज एंड ओवेरियन कॉज। जो यूटेराइन कॉजेज हैं इसके अंदर हो सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एंड यूटेराइन मालफंक्शन। ऑलराइट, और जो ओवेरियन कॉजेज हैं, ओवेरियन कॉजेज के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस एंड ओवेरियन ट्यूमर। यहाँ पे फाइब्रॉइड यूट्रस भी हो सकता है। तो जो सेकेंडरी कॉजेज है पैथोलॉजिकल के अंदर, कॉज नहीं सॉरी, सेकेंडरी जो टाइप है अगेन उसके दो कॉजेज हैं, यूट्राइन कॉजेज एंड ओवेरियन कॉजेज। यूट्राइन कॉजेज के अंदर यूट्रस का ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम आउटसाइड ऑफ द यूट्रस एंड आउटसाइड ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो ओवर ग्रोथ कर जाती है यूट्रस के अंदर भी और यूट्रस के बाहर भी, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ एडिशन क्रिएट कर देते हैं, दूसरे ऑर्गन के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड यूट्रस यूट्राइन माल फंक्शन है या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो गई है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? डिसएमनोरिया कॉज करती है। इसी तरीके से अगर ओवरी के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, वेराइटी ऑफ सिस्ट होती है, जैसे चॉकलेट सिस्ट होती है, वाटर सिस्ट होती है, इसी तरीके से पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये दोनों ही क्या करते हैं? एमनोरिया क्रिएट करते हैं। तो ये इन कॉजेस के बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया है, अब हम उसको आइडेंटिफाई या हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो इसको डायग्नोज करने के लिए एमनोरिया को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसको कब पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ था, पीरियड्स का फ्लो कैसा था, कितने दिन रहता है, पीरियड्स का कलर कैसा है बेसिकली, एंड कितने दिन रहता है और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि एमनोरिया के अंदर ब्लीडिंग के सिम्टम्स तो आएंगे नहीं, ओके। और आप इसको फिर इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं? आप हार्मोनल स्टडी कर सकते हैं, फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी बेसिकली हम क्यों करते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स की स्टडी करने के लिए कि जो ओवम है वो मिच्योर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोई माल फंक्शन है। इसके अलावा आप किस तरीके से कर सकते हैं? यूएसजी करके पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करके, आपकी कौन सी मेडिसिन, कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया है, इस तरह की हिस्ट्री हम लेंगे। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, आपका खान पान कैसा है, एनीमिया आप जो है वो सीबीसी करवा करके देखेंगे, तो सीबीसी से ये पता चलेगा कि कितना मदर एनीमिक है या नहीं है, या फिर इन्फेक्शन, अगर ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ा हुआ है तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सारी चीजों का हम पता लगाएंगे। देन उसके बाद में अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट जो है वो इसका बहुत ही सिंपल मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या होता है?
जो अंडरलाइंग कॉजेज है, सबसे पहले उन अंडरलाइंग कॉजेज को आप ट्रीट कर लीजिए। अंडरलाइंग कॉजेज का मतलब ये होता है कि जिस रीजन से एमनोरिया डेवलप हुआ है आप उस रीजन को ही हटा दीजिए। सपोज अगर इम्परफोरेटेड हाइमन है तो आप क्या करेंगे, हाइमन को रप्चर कर देंगे, हाइमन में ओपनिंग बना देंगे आप लोग। अगर किसी के अंदर कंजेनाइटली जो वेजाइना है या फिर जो यूट्रस है वो डेवलप ही नहीं हुआ है तो आप उसकी क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे। ओके अगर हाइमन रप्चर नहीं है तो आप हाइमन में ओपनिंग करेंगे, हाइमेनोटॉमी करेंगे। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, हाइमेनोटॉमी। हाइमेनोटॉमी करेंगे आप। एंड अगर किसी में यूट्रस या वेजाइना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं तो आप उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके आप उसे ठीक करेंगे। देन उसके बाद में और हम इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर एनीमिया है तो उसको ठीक करेंगे। आइदर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं या फिर आप उसको जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं। आप आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देंगे ताकि उसका जो एनीमिक कंडीशन है उसको हम ठीक कर सकें। इसके अलावा हम और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर ट्यूबरक्यूलोसिस है तो एंटी ट्यूबरकल्स देंगे, आई मीन एटीटी देंगे अपन पेशेंट को। एंड अगर उसको मान लो कोई और डिजीज है, सपोज आप मानिए कि उसको थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपोथायरोडिज्म है, तो आप उसको थायरोक्सिन की मेडिसिन देंगे, थायरोक्सिन हार्मोन की मेडिसिन देंगे। अगर हाइपरथायरोडिज्म है तो आप थायरोक्सिन हार्मोन को कम करने की मेडिसिन देंगे। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है यूट्रस में, वेजाइना में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी अगर डिजीज है, इन्फेक्शन मिल रहा है तो आप उसको एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप पेशेंट को, अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में बेसिकली इसकी कोई सर्जरी नहीं होती। सर्जरी होगी तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है या फिर हाइमेनोटॉमी हो सकती है। ये दो ही इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में आते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जो ओबीस है, ओवरवेट होने की वजह से पीरियड्स नहीं आ रही है तो उसको वेट रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे ताकि उसके हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम कर रही है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो हम बेसिकली बंद कर देंगे ताकि फिर से फीमेल को जो है वो पीरियड्स आना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे मेडिसिन की बात करी थी कि फीमेल जो है अगर कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है जिसकी वजह से उसमें एमनोरिया हो गया है तो तुरंत प्रभाव से हम वो मेडिसिन जो है वो बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में बात आती है कि अगर सपोज मदर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह ले रही है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो भी क्या कर देने हैं, आपको बंद कर देने हैं ताकि मदर को पीरियड्स आना शुरू हो जाए। और फीमेल को एजुकेट करेंगे, रीएश्योर करेंगे ताकि वो अपनी डाइट के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड रिच सब्स्टिट्यूट्स जो है वो ऐड करें ताकि वो एनीमिक नहीं हो और अपनी पर्सनल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करें ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो टॉपिक था वो एमनोरिया था। अब जो इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है, इसके अंदर एमनोरिया के बाद में सेकंड जो हमारा मेंस्ट्रुएशन का डिसऑर्डर आता है उसको बोला जाता है डिसमेनोरिया। जो सेकंड हमारा डिसऑर्डर है एमनोरिया के बाद में वो क्या है, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया दैट मीन्स पेन और डिस्कम्फर्ट। एमेनोरिया मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है, डिसमेनोरिया बोला जाता है। या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है, डिसमेनोरिया बोला जाता है। यहाँ पर भी जो डिसमेनोरिया के जो कॉजेज हैं वो अगेन दो टाइप का होता है। ये डिसमेनोरिया पहला जिसका टाइप है वो है प्राइमरी एंड जो सेकंड इसका टाइप है वो है सेकेंडरी। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, अगर हम उसकी बात करें
तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस किस रीजन की वजह से हो सकता है? तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है। कोई भी पेल्विक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कई बार क्या होता है, इस प्राइमरी जो डिस्मेनोरिया था उसके साथ एक दिखा जाता है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया का मतलब ये होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन के फ्लो के टाइम पर जब एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग हो रही होती है, एंडोमेट्रियम की क्या हो रही होती है, श्रेडिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम्स के बड़े बड़े क्लॉट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो जितने ज्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स बाहर निकलते हैं उतना ज्यादा मदर को पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है। तो इस तरह का अगर एंडोमेट्रियल श्रेडिंग बड़े बड़े क्लॉट्स के रूप में हो रही है तो उसको मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया भी बोला जाता है। इसके अंदर ये क्यों होता है, एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन, एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के सिक्रेट होने की वजह से होता है ये। देन इसके अलावा अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, अगर आप बहुत ज्यादा एंशियस हैं किसी बात को लेकर के, बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत लंबे टाइम से आप जो है वो एंशियस रह रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज की एंजाइटी, कोई बात परेशान करिए तो भी आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होगा। देन और जो इसके अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हमें नॉर्मल देखने को मिलती है, पहला कि जो 18 टू 24 ईयर्स ऑफ एज होती है उसमें पेन ज्यादा होता है। दूसरा, ये जो पेन है वो फ्यू आवर्स से लेकर के 2 to 3 डेज रह सकता है, ये सबके अंदर अलग अलग होता है। ये डे 1 पर ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डे 1 पर ये बहुत ज्यादा होता है, देन धीरे धीरे ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका जो पेन है वो आपको कहाँ कहाँ पर होता है, अगर हम इसके पेन की बात करें तो इसका जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन, बैक, थाइस में होता है। और इसके साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं, तो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक। ये इसके अंदर कुछ और सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड ये जो लोअर एब्डोमेन में, बैक में, थाइस में पेन होता है, ये पीरियोडिकली भी हो सकता है, जैसे कुछ कुछ टाइम रहा, देन फिर कुछ टाइम बाद नहीं है, फिर हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ये कंटिन्यूअसली भी हो सकता है। और ये जो पेन है वो धीरे धीरे करके सबसाइड होना शुरू हो जाता है, और कई बार ये जो पेन है वो इतना ज्यादा सीवियर होता है कि ये स्पाज्मोडिक नेचर का होता है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, और बहुत मदर की फीमेल की जो डे टू डे एक्टिविटीज का जो काम है उस सबको डिस्टर्ब कर देता है, जो डेली एक्टिविटीज है उन सबको ये ऑल्टर कर देता है। देन प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है, इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम मदर जो एक फीमेल है उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक तो जो जनरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेंगे, हम एनाल्जेसिक्स देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे, इनहिबिटर्स देंगे। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स जो हैं इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने बहुत बार नाम भी सुना होगा, मेफिनेमिक एसिड। तो मेफिनेमिक एसिड क्या है, जो मार्केट में मैफ्टाल्सबास के नाम से टैबलेट आती है, मैफ्टाल्सबास के नाम से जो टैबलेट आती है, जो
ड्यूरिंग एब्डोमिनल पेन या पीरियड्स के पेन में काम में ली जाती है, वो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आइब्यूप्रोफेन, ठीक है, आइब्रूजेसिक या आइब्यूप्रोफेन के नाम से ये मेडिसिन आती है। ये दोनों ही एंटीस्पाज्मोटिक होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स की तरह काम करती है और पेन रिसेप्टर्स को डिप्रेस करने का काम करती है और पेन को कम करती है। इसके अलावा इसके अंदर इस डिस्मेनोरिया के अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कुछ नहीं करते। क्या होता है, कुछ फीमेल्स के अंदर जो सर्वाइकल ऑस है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, या जो वेजाइना है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, इस वजह से पेन ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सर्विक्स को डायलेट कर देते हैं। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। तो सर्विक्स को डायलेट करने से क्या होता है, जो डिस्मेनोरिया है उस सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। देन अगर हम इसके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो यहीं पर खत्म हो गया है। देन उसके बाद में अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, कोई पेल्विस में कोई डिजीज कंडीशन हो। अगर पेल्विक एरिया में कोई डिजीज कंडीशन है तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली आपको पेन नहीं रहता, लेकिन जब आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के टाइम पे आपको क्या रहता है, पेन रहता है। तो इस तरह का जो पेन होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बेसिकली क्या है, ड्यू टू एनी disease associated with फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट में कोई डिजीज कंडीशन होने की वजह से पीरियड्स के टाइम पे डिस्मेनोरिया जो है वो डेवलप होता है। अब इसके कॉजेस की अगर हम बात करें तो वो किस किस वजह से हो सकता है, जैसे इसके कॉजेस में आते हैं क्रॉनिक पेल्विक कंजेशन। तो पेल्विक एरिया में क्रॉनिक कंजेशन है, वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, तो जब भी पीरियड्स आने वाले होंगे उस टाइम पे क्या होगा, पेन होगा मदर को। देन उसके बाद में सेकंड जो इसका कॉज है, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड होना, कोई सिस्ट होना, कोई ट्यूमर होना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब भी पीरियड्स का ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है उसी के साथ ही डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं बेसिकली 30 इयर्स ऑफ एज के बाद में ज्यादा ये देखने को मिलता है। पेन जो होता है वो डल नेचर का पेन होता है, डल नेचर का पेन होगा मदर को, और ये पेन अगेन जो है लोअर बैक, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में होगा। थाइज में ये जो पेन है वो रेडिएट होगा, थाइज में ये पेन क्या होगा, रेडिएट होगा। एंड इसके अलावा इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो पेन की लोकेशन और पेन का नेचर हमने देख लिया है। देन इसके बाद में ये क्या हो सकता है, ये जो पेन है वो 3 to 5 डेज प्रायर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पीरियड्स आने से 3-4 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में जैसे ही पीरियड्स आएंगे ये पेन पेन के जो सिम्टम्स हैं या जितने भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सबसाइड हो जाएंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप जो अंडरलाइंग कॉज है उस कॉज को आप ठीक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके जो पीरियड्स का पेन है वो ऑटोमेटिकली ही क्योर हो जाएगा। अगर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ट्यूमर है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए, जो डिस्मेनोरिया है वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगा। देन थर्ड जो डिसऑर्डर आता है मेंस्ट्रुएशन का उसको बोला जाता है क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया के बाद में थर्ड जो टाइप है उसका नाम है
क्रिप्टोमेनोरिया। तो क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब ये होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड तो निकलता है लेकिन वो किसी रीजन की वजह से बाहर नहीं आ पाता है, और वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो अंदर ही कलेक्ट होता रहता है। अंदर ही कैसे कलेक्ट होता रहता है कि मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो नॉर्मल है, ब्लीडिंग भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड है वो अंदर कलेक्ट हो रहा है। अंदर पहले वो यूट्रस में कलेक्ट होगा, फिर जब वो यूट्रस के अंदर ये कलेक्ट होता है, बेसिकली सबसे पहले तो यूट्रस के अंदर जब ये ब्लड कलेक्ट होता है तो इसको बोला जाता है हिमैटोकॉल्पस। ठीक है, फिर धीरे धीरे यूट्रस से ये ब्लड कलेक्ट होता होता ये हिमैटोमिट्रा में कन्वर्ट हो जाता है। हेमाटोमिट्रा का मतलब होता है कि पहले तो ये यूट्राइन कैविटी में कलेक्ट होगा, उसके बाद में जो यूट्रस की लाइनिंग्स होते हैं एंडोमेट्रियम के नीचे, हेमाटोमिट्रा का मतलब जो एंडोमेट्रियम होता है उसके नीचे जाकर के कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ चला जाएगा जिसको बोला जाएगा हिमैटोसाल्पिनेक्स। ठीक है, हिमैटोसाल्पिनेक्स बोला जाएगा क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब्स को भी कवर कर चुका है, और धीरे धीरे फिर ये ओवरीज तक पहुंच जाएगा, इसलिए इसको ओवेरियन डिसमेनोरिया भी बोला जाता है। तो ये फिर धीरे धीरे ओवरीज में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको ओवेरियन डिसमेनोरिया भी बोला जाता है। ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं? तो इसके जो अगर हम कॉजेस की बात करें तो इसके जो कॉजेस हैं, कॉजेस की बात करें तो नंबर 1 वही है, इम्परफोरेटेड हाइमन। पहला इसका क्या कॉज है? हाइमन का इम्परफोरेटेड होना। दूसरा है ट्रांस वेजाइनल सेप्टम। ठीक है, तीसरा इसका क्या है रीजन? वेजाइनल और सर्विक्स एट्रेशिया। एट्रेशिया दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेजाइना या सर्विक्स में एट्रेशिया हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, ट्रांस वेजाइनल सेप्टम का होना, इम्परफोरेटेड हाइमन का होना, तो यहाँ पर क्या होता है कि पीरियड्स का ब्लड तो निकल रहा है लेकिन पीरियड्स का ब्लड जो है वो अंदर ही कलेक्ट हो रहा है, वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर इसके अंदर ये तो थे कंजेनाइटल, अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे क्या हैं? ठीक है, और इसके अलावा जो अगर हम एक्वायर्ड की बात करें, अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड में कौन कौन से कॉजेज आएंगे? जिसके अंदर सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्विक्स जो है वो जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रेटिकल इंजरी हुई है पेल्विक एरिया में, या फिर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन की वजह से पीरियड्स आना जो है वो बंद हो गए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो अगेन यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे वही सेम एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन भी कहाँ होगा? लोअर एरिया में। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा? एब्डोमेन को अगर हम पैल्पेट करेंगे, अगर हमने पैल्पेशन किया है तो हमें मास फील होगा, यूट्रस में एक एबनॉर्मल मास फील होगा। देन इसके अलावा इसके अंदर और कोई लीजन मिलेगा हमें अगर हम यूएसजी करेंगे तो, और इसके अलावा वल्वा को अगर
इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि वहां पर कोई लीजन हो या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो। ठीक है, या फिर जो हाइमन है वहां पर आपको बडिंग या फिर बल्जिंग दिखाई दे। बल्जिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के यूट्रस में ब्लड कलेक्ट है और आप हाइमन को सर्विक्स के अंदर अगर आप फिंगर इंसर्ट करके आप हाइमन को फील करोगे तो आपकी जो टिप है वहां पर आपको बल्जिंग फील होगी। वहां पर आपको एक अजीब सी सॉफ्टनेस फील होगी, जैसे कि किसी बलून के अंदर पानी भरा हुआ है और आप उस बलून को टैप करते हो तो आपको कैसा फील होगा। तो वो जो बल्जिंग होती है वैसी बल्जिंग ही हमें हाइमन पर दिखाई देती है। और क्या सिम्टम्स आएंगे, रिटेंशन ऑफ यूरिन के। यूरिन जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाएगा। यूरिन क्यों रिटेन होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर यूट्रस जो है वो बेसिकली रेक्टम और ब्लैडर के बीच में होता है, तो अगर यूट्रस ब्लड से फिल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो ब्लैडर में रिटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में अगर इम्परफोरेटेड हाइमन है तो हाइमेनोटॉमी करेंगे हम। अगर ट्रांसवेजाइनल सेप्टम है तो सेप्टम को सर्जिकली रिमूव करेंगे। अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड वेजाइना है या फिर एट्रेशिया है, स्टेनोसिस है, तो हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू हम इसे ट्रीट करेंगे। और जो अंदर ब्लड कलेक्ट हो गया है उस पूरे के पूरे ब्लड को हम बाहर निकालेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। देन इवैक्यूएट करने के बाद में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपीज देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपीज देने के साथ साथ हम आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे। पेशेंट को अगर एनीमिया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। और जितने भी कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट है वो सारे के सारे हम अप्लाई करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की कोई डिजीज कंडीशन अराइज ना हो, उसके लिए वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी ऐसी टर्म अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। और जो भी टॉपिक्स आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट्स थैंक यू एंड बाय बाय।